हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, निबंध की श्रृंखला में आज हम एक नया निबंध राजनीति का अपराधीकरण लोकतंत्र पर आघात पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इस विषय के बारे में। दोस्तों, इसके पीछे हमने बहुत सारे निबंध को कवर किया है जो कि इस बार बीपीएससी मेंस में भी पूछा गया है। इसलिए आप अगर वो वीडियो सब भी देखना चाहते हैं तो कृपया जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं इस आज का वीडियो और आज का निबंध। टॉपिक है राजनीतिक अपराधीकरण लोकतंत्र पर आघात। लोकतांत्रिक दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, परंतु भारत के लोकतंत्र पर आपराधिक राजनीति ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि अब राजनीति और अपराध एक दूसरे के पूरक प्रतीत होने लगे हैं। देश की राजनीति पर अपराध इस तरह से काबिज है कि कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जिसके कार्यकर्ताओं पर आपराधिक मुकदमे न हों। राजनीति का अपराधीकरण कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल में भी यह व्यवस्था देखने को मिलती है। पुरातन ग्रीस में राजनीति का लोगों द्वारा निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए या सत्ता के उच्च पदों को पाने के लिए उपयोग किया जाता रहा। इस तरह की सत्ता के दुरुपयोग ने आज दार्शनिक प्लेटो को व्यथित किया और उसने इसका हल यह निकाला कि यदि राजा दार्शनिक हो तो उसे सत्ता, बल, धन का लोभ नहीं होगा और राजनीति में अपराध प्रवेश नहीं कर पाएगा। वर्तमान समय की भारतीय राजनीति अपराधीकरण का दंश झेल रही है। राजनीति में अपराधियों के सक्रिय होने से लोकतंत्र के संसदीय ढांचे को गहरा आघात लग रहा है। इनकी सक्रियता के कारण भारतीय राजनीति भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई है। वस्तुतः चुनाव जीतना ही आज के राजनीतिज्ञों का सर्वप्रमुख ध्येय बन चुका है और अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वे धन, बल, छल आदि प्रपंचों का उपयोग करते हैं। धन के द्वारा वे मतदाताओं को अपनी पार्टी को ही मत देने हेतु आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। बल एवं छल द्वारा राजनीतिज्ञ अपने गुंडों द्वारा मतदाताओं को डरा धमकाकर उनके मत अपने पक्ष में कराते हैं और यदि फिर भी उन्हें पराजय का भय लगे तो मतदान वाले दिन जबरन मतदान केंद्रों पर कब्जा करके जाली वोट डलवाते हैं या वहां मौजूद मतदाताओं को किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के लिए बाध्य किया जाता है अथवा मतपेटियां ही गायब कर दी जाती है। पहले इन समस्त कार्यों हेतु राजनीतिज्ञों द्वारा बाहुबलियों अथवा अपराधियों की सेवाएं अपराधियों की सेवाएं चुनाव के समय ली जाती थी। वहीं अब राजनीतिक दल इनका चयन प्रत्याशियों के रूप में भी करने लगे हैं। वर्तमान में धन बल, बाहुबल एवं जाति बल ही योग्यता है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि ऐसे लोग जिन्हें किसी भी आरोप में न्यायालय द्वारा सजा दे चुका है या जो सजा काट चुके हैं अथवा जेल में हैं, वे चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। साथ ही जब तक किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा सजा नहीं सुनाई जाती तब तक वह व्यक्ति अपराधी नहीं माना जा सकता। राजनीतिक दलों द्वारा इसी प्रावधान की आड़ में ऐसे अपराधियों को भी चुनाव में अपने टिकट पर उतारा जाता है जिन पर हत्या, बलात्कार, गबन, डकैती, जबरन वसूली आदि जैसे गंभीर आरोप लगे होते हैं और उन्हें न्यायालयों द्वारा सजा नहीं सुनाई गई होती। वर्तमान में ऐसे अनेक सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री आदि हैं जिन पर किसी भी प्रकार के आपराधिक मामले चल रहे हैं अथवा चल चुके हैं, किंतु फैसला न होने के कारण ये चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा उम्मीदवारों के आंकड़े जुटाए गए हैं जिनमें कुछ तथ्य इस प्रकार है कि चुनाव आयोग में दिए गए शपथ पत्रों के अनुसार 17% उम्मीदवारों पर आपराधिक आरोप है, 10% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक आरोप है जैसे कि हत्या तथा बलात्कार। कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र से आप पार्टी के उम्मीदवार एसपी उदय कुमार पर सबसे अधिक 382 आपराधिक आरोप थे, जिनमें से 19 हत्या के प्रयास तथा 16 विद्रोहात्मक आचरण के आरोप हैं। इनके बाद आप पार्टी के ही उम्मीदवार एम पुष्पा नारायण तमिलनाडु का नाम है जिन पर 380 आपराधिक आरोप है। यह भी देखने में आया है कि जिन उम्मीदवारों पर आपराधिक आरोप है उनके चुनाव जीतने की संभावना साफ छवि वाले उम्मीदवारों से लगभग दुगुनी है। देखा जाए तो अपराधी अब राजनीति की अनिवार्यता ही बन गए हैं।
अपराधियों के बिना चुनाव में खड़ा नहीं हुआ जा सकता। जनता को डरा धमकाकर वोट प्राप्त करने के लिए तो अपराधी की ज़रूरत पड़ती ही है। सब कुछ अपराधमय हो चुका है। जब शुरुआत ही गलत हुई तो परिणाम तो भयानक होगा ही। वस्तुतः राजनीति को अपराध से मुक्त करने हेतु सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इस संदर्भ में जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध समक्ष न्यायालय ने विचारार्थ अभियोग पत्र स्वीकार कर लिया है वह भी चुनाव लड़ने के अयोग्य है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार अथवा घोटाले के आरोप में जेल में रहने वाले अथवा जमानत पर रिहा होने वाले व्यक्तियों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की दिशा में प्रभावी उपाय करने के लिए चुनाव आयोग को व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कहा गया। चुनाव आयोग ने इस दिशा में प्रयत्न भी किए और इसका एक प्रारूप भी बनाया गया, जिससे घबराकर सभी राजनीतिज्ञों ने इस व्यवस्था को नख और दंत विहीन कर दिया। चुनाव के समय उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र में भरे गए ब्यौरे से ज्ञात होता है कि कोई भी सांसद अथवा विधायक करोड़पति से कम नहीं है। यहाँ तक कि स्वयं को गरीब दलित वर्ग का नेता बताने वाले भी इन्हीं करोड़पतियों की श्रेणी में हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इनके पास धन आया कहाँ से? क्या करोड़पति के पुत्र भी दलित अथवा परिश्रमी कहे जाने चाहिए? यह एक विडंबना है कि भारत में जो लोग नीति निर्धारक हैं या विकास की योजनाओं के लिए दिशा निर्देश बनाते हैं स्वयं ही राष्ट्र के विकास में बाधा बने हुए हैं। 1993 में मुंबई बम धमाकों के पश्चात गठित वोहरा समिति ने अपनी रिपोर्ट में राजनीति में अपराधियों की घुसपैठ को राजनीतिज्ञों और अपराधियों के मध्य पनपते गठजोड़ के रूप में रेखांकित किया था। रिपोर्ट के अनुसार यह गठजोड़ संवैधानिक व्यवस्था को अप्रासंगिक बना रहा है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपराधी राजनीति में विशेषतः सत्ता में प्रवेश करने हेतु पानी की तरह धन बहाते हैं और बाद में से कई गुना अधिक धन का संग्रह भ्रष्टाचार के माध्यम से करते हैं। बम्बई बम विस्फोट जिसने 300 लोगों की जान ले ली केवल इस कारण संभव हो सका कि 20 लाख रुपए की रकम कस्टम विभाग को दी गई और उन्होंने आरडीएक्स का देश में लाया जाना संभव बना दिया। ये खेल एक तरफा नहीं है। जिस तरह से राजनीतिज्ञ अपने हितों के लिए पुलिस विभाग का उपयोग करते हैं उसी प्रकार से पुलिस विभाग भी राजनीतिज्ञों के सत्ता बल का पूरी तरह से उपयोग करता है। जैसे कि यदि किसी पुलिस अफसर को अपनी पदोन्नति करानी हो या अपना तबादला अपनी इच्छित जगह पर करना हो तो वह राजनीतिज्ञों से साठगांठ कर अपना स्वार्थ पूरा कर लेता है और समय आने पर राजनीतिज्ञों का कोई भी अवैध कार्य कर अपना कर्तव्य पूरा करता है और ये लेन देन की श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। अधिकांश राज्यों की पुलिस के पास राजनीतिज्ञों और माफिया तंत्र के गठजोड़ की ठोस जानकारी होती है, किंतु उनकी विडंबना यह है कि वे इस संबंध में कुछ कर नहीं सकते क्योंकि चुनाव जीतने के पश्चात उन्हीं के घरों की पहरेदारी करनी है और उन्हीं की सुरक्षा करनी पड़ती है। शीर्ष स्तर से अनुमति न मिलने के कारण पुलिस ऐसे गठजोड़ को तोड़ने में न केवल विफल रहती है अपितु स्वयं भी उन्हीं के साथ मिल जाती है ताकि उनके घर परिवार अपराधियों के निशाना न बन सके। उदाहरण के लिए मुंबई के माफिया तंत्र और राजनीतिज्ञों के मध्य संबंधों के बारे में पुलिस को 1986 से ही पता था, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वोहरा समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया था कि बिहार, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में अपराधियों और राजनीतिज्ञों का खुल्लम-खुल्ला गठजोड़ है। सभी प्रदेशों में इन अपराधियों को सत्तासीन और सत्ता से बाहर प्रभावशाली नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। रिपोर्ट के अनुसार प्रभावशाली तस्कर गिरोह जिनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध है हवाला के जरिए काले धन की अर्थव्यवस्था पर पैर जमा चुके हैं। ये एक समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहे हैं जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के ढांचे को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भ्रष्टाचार के विरुद्ध समाज में कोई स्पष्ट विरोध उत्पन्न नहीं हो पाया है। सामान्य जनता ने भ्रष्ट आचरण को व्यवस्था का एक रूप स्वीकार कर लिया है और भ्रष्टाचार के विरोध का कोई विचार भी सामान्य जनता में अब दिखलाई नहीं पड़ता। और यदि कोई भी व्यक्ति इस भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध जाने का साहस करता भी है वह कोई न कोई दंड पाता है या अपने किसी अधिकार से वंचित रह जाता है। राजनीति में धर्म तथा जाति के आधार पर भी बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसमें केवल मंत्री के धर्म या जाति के लोगों को ही प्रशासनिक व्यवस्था में पदोन्नति या कोई और लाभ मिल सका है। एक टीवी के स्टिंग ऑपरेशन में 11 सांसद जिनमें 6 सांसद बीजेपी, 3 सांसद भाजपा, 1 राजद और 1 कांग्रेस को संसद में प्रश्न उठाने के लिए 15,000 रुपये से 1,10,000 रुपये तक रिश्वत लेते पकड़ा गया। एमपी संसद में
MP सांसद में पैसे के लिए प्रश्न उठाते हैं। इस संपूर्ण प्रकरण में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर राजनीति का इस कदर अपराधीकरण हुआ कैसे? इसके लिए कौन लोग उत्तरदायी हैं? स्पष्ट है कि ऐसा रातों रात तो नहीं हुआ होगा। वस्तुतः राजनीति के इस अपराधीकरण के लिए हमारे राजनेता ही दायी हैं। उल्लेखनीय है कि एक बार विंस्टन चर्चिल ने मजाक में कहा था कि संसद अपराधियों की मनपसंद जेल होती है, किंतु आज उनका यह मजाक भारतीय राजनीति की कटु वास्तविकता बन चुका है। उल्लेखनीय है कि 1977 में पहली बार ऐसे लोग लोकसभा चुनाव में खड़े हुए जो हिस्ट्री सीटर थे। इनमें से 3 लोग कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। राजनीति का अपराधीकरण पूरे देश के सभी राज्यों में समान रूप से विद्यमान है। इस संबंध में किसी प्रकार से शिक्षा, विकास, GDP या शहरीकरण से नहीं है। और रघुराम राजन कमेटी के संयोजित विकास सूची के अनुसार राजस्थान निम्नतम विकसित राज्यों में से एक है, लेकिन अधिकतम करोड़पति संसद सदस्यों वाला राज्य है। गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र अधिक विकसित राज्य हैं और यहाँ पर साक्षरता भी अधिक है, परंतु यहाँ ऐसे संसद सदस्य अनुपात में अधिक है जिन पर आपराधिक आरोप है। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति सबसे अच्छे हैं। यहाँ पर 7 सिस्टर स्टेट्स में कुल 126 उम्मीदवारों में से केवल 6 पर आपराधिक मुकदमे हैं। राजनीति के अपराधीकरण के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वही लोग नियम बना रहे हैं जो नियमों को तोड़ने वाले स्वयं हैं, और ये लोग कभी ऐसे कानूनों का बनाना स्वीकार नहीं करते जिनके कारण ये स्वयं किसी मुसीबत में फंस जाए। समाज में हिंसक भावनाओं के पनपने का यह एक कारण बन रहा है और चरम पर हिंसक गतिविधियों का भी। बहुत से ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जो कि दिखाते हैं कि राजनीति और अपराध एक दूसरे के समानार्थक शब्द से हो गए हैं। और उन गावली जिसने लगभग 10 साल जेल में बिताए हैं, शिबू सोरेन जिस पर अपने सेक्रेटरी की हत्या का अपराध साबित हुआ था, राजा भैया जिसने पोटा अधिनियम के तहत जेल में लंबा समय गुजारा, अतीक अहमद जिस पर 35 मुकदमे लंबित हैं और उनमें से अधिकतर हत्या के हैं। इस अपराधीकरण को रोकने हेतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के कारण जेल में 2 वर्ष बिता चुका हो वह किसी भी चुनाव को नहीं लड़ सकता। साथ ही नोटा इनमें से कोई नहीं के विकल्प को मतदान के रूप में माना गया। मीडिया को भी ऐसे अपराधियों के चेहरे सामने लाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए जो राजनीति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। भारत में राजनीतिज्ञों तथा व्यापार घरानों के संबंध तथा उनका आपसी लेन देन कभी पारदर्शी नहीं होते। इसे संभव बनाने के लिए मतदाता को सक्रिय भूमिका निभानी होगी और अपराधियों को वोट न देकर उन्हें राजनीति से दूर रखना होगा। भारतीय राजनीति के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि आज लगभग सभी राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के समय प्रत्याशियों का चयन जाति, धर्म, धन एवं बाहुबल के आधार पर किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सामाजिक कल्याणकारी कार्य, जनता में उसकी अच्छी छवि, शराफत, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता आदि राजनीतिक दलों के लिए कोई विशेष अर्थ नहीं रखते। चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा केवल इसी एक तथ्य का ध्यान रखा जाता है कि अमुक व्यक्ति में सीट जीतने की पूर्ण क्षमता है भी या नहीं। जो व्यक्ति छल कपट, जोर जबरदस्ती, दहशत, बाहुबल, जातीय द्वेष फैलाकर अथवा किसी भी अन्य सूरत में चुनाव जीत सकता है, वही व्यक्ति प्रत्याशी बनाया जाता है। राजनीति एवं अपराध के मध्य बढ़ते संबंध देश के वर्तमान और भविष्य के लिए घातक है। देश के राजनीतिक वातावरण पर यदि एक दृष्टिपात किया जाए तो यह ज्ञात होता है कि आज राजनीति का लक्ष्य, उद्देश्य, अर्थ आदि सभी कुछ बदल गया है। भारतीय राजनीति की ऊपरलिखित स्थिति देखते हुए अंततः यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की रक्षा हेतु सांप्रदायिक, आपराधिक, भ्रष्ट एवं स्वार्थी बाहुबलियों का जनता द्वारा पूर्ण बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो ये निबंध यहीं पे ख़त्म होता है और कल हम एक नए निबंध के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।